हेलो बच्चों, वीडियो नंबर 1 में हमने कक्षा 11वीं का आरोप पुस्तक का पाठ मियां नसरुद्दीन जो लेखिका कृष्णा सोबती हैं उनके द्वारा रचित पाठ का सार और लेखिका परिचय पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में पाठ की व्याख्या और शब्दार्थ सहित करेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। साहबो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में नान बाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। लिखा संबोधित करती हैं साहबों यानी पाठकों को संबोधित कर रही हैं कि उस दिन अपन यानी हम मटिया महल जगह का नाम है की तरफ से गुजर जाते तो राजनीति यानी जो राजनेता हैं, साहित्य यानी लेखककार और कला में हर तरह के व्यक्ति आ जाते हैं, जैसे मूर्तिकार, चित्रकार इत्यादि के हजारों की संख्या में जो मसीहों का अर्थ है कि अपनी अलग पहचान बनाने वाले के धूम धड़ाके में कि जो उनकी अपनी पहचान है सभी की अपने क्षेत्र में। तो उस समय नान बाइयों एक तरह की रोटी होती है नान के मसीहा मियां नसरुद्दीन को हम कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त यानी मज़ा उनके मसीही अंदाज का। अब आगे हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ ख़ानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़ी हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। लेखिका बताती है कि एक बार ऐसा हुआ कि भरी दोपहरी थी और वे जामा मस्जिद के आड़े यानी उसके पीछे जो मटिया महल का जो गढ़िया मोहल्ला है उसकी ओर निकल गए और एक निहायत बहुत ही छोटी मामूली सी अंधेरी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देखना आटे को भिगोते समय जो उस पर थोड़ा सा उसको हम ठीक करते हैं आटे को। तो सोचा कि सेवइयाँ की तैयारी होती होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि वहाँ जो ख़ानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान के पास हम खड़े हैं और मियां नसरुद्दीन जो हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। अब लेखिका बताती है कि जैसे ही हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों की काया, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हम गाहक समझ मियाँ की नज़र उठाई फरमाइए कि फिर हमने जैसे थोड़ा सा अंदर झाँक कर देखा तो मियाँ जो हैं एक चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे और उनके चेहरे पर उनकी आयु जितनी उसके साफ झलक दिखाई दे रही थी। आँखों में काया यानी की चालाकी और भोलापन और पेशानी अर्थात माथे पर मजे हुए कारीगर के तेवर साफ दिखाई दे रहे थे। हमें गाहक यानी ग्राहक अर्थात कस्टमर समझकर मियाँ ने नज़र ऊपर उठाकर पूछा, फरमाइए। तो झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो फिर थोड़े से लेखिका कहते हैं हम झिझक जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने आपसे 1-2-4 सवाल पूछने थे, अगर आपके पास वक्त हो तो मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सरपंच की तरह सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। तो कहते हैं कि अगर सरपंच की तरह से हिलाकर कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो वक्त तो हम निकाल लेंगे, लेकिन आपको कहना क्या है और क्या पूछना है मुझसे। फिर घूरकर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हैं हो। फिर उन्होंने हमें थोड़ा सा घूर कर देखा और फिर
फिर एकदम से साथ ही शब्द बोले कि कोई तुम अखबार नवीश अर्थात संवाददाता या रिपोर्टर तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। यानी कि तो जो खोजी कहा है उन्होंने अखबार वालों को, संवाददाता यानी रिपोर्टर को, कि तो खाली बैठे ही काम करते हैं, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले को ही निठल्ला समझते हैं। वो कहते हैं कि हम तो जो अखबार बनाते अर्थात जो रिपोर्टर हैं और जो अखबार पढ़ने वाला था जो पाठक वर्ग है, दोनों को ही निठल्ला यानी कि खाली समझते हैं कि उनके पास कोई कामकाज नहीं होता, तभी तो वो ऐसे अखबार इधर उधर घूमते रहते। रिपोर्टरों के बारे में कहा है कि इधर उधर घूमते रहते हैं और जिन व्यक्तियों के पास काम नहीं होता वो बैठकर इन रिपोर्टरों द्वारा लाई गई जो न्यूज़ हैं, समाचार, उनको पढ़ते रहते। दोनों ही खाली हैं और ऐसे व्यक्ति ही इधर उधर की बातें पढ़ते हैं। अब हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछे क्या पूछना चाहते हैं। तो फिर मियां नसरुद्दीन कहते हैं हाँ भाई, जिनके पास काम धंधा है और जो काम करने वाले व्यक्ति हों तो खाली तो है नहीं। तो फिर कहते हैं खैर, अगर आपने यहाँ तक आ ही गए हैं तो पूछिए मुझसे आप क्या पूछना चाहते हैं। तो कहते पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियाँ पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। तो लेखिका कहती है कि किस्म किस्म अर्थात अलग अलग प्रकार की रोटी बनाने की इल्म यानी शिक्षा आपने कहाँ से हासिल की है। तभी लेखिका कहती हैं कि मियां नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। आँख के कंचे फेरा, जो आँख के अंदर जो गोल होते हैं गुलाए, उनको फेर कर देखते हैं। फिर तरेर कर बोले, तरेर कर गुस्से से बोले या तेज़ आवाज़ बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नान बाइन इल्म लेने कहीं और जाएगा। फिर उन्होंने ऐसा कहा कि पूछिए साहब कि नान बाई क्या शिक्षा लेने के लिए इधर जाएगा, क्या नगीना साज के पास। नगीना साज जो नगीने काम करते हैं, जैसे बहुमूल्य रत्न है, जैसे हीरा पन्ना इत्यादि। क्या आईना साज अर्थात शीशे का काम करने वाले लोग। क्या मीना साज, मीनाकारी एक तरह का वो जैसे गोल्ड वगैरह में जो भरते हैं थोड़ा थोड़ा कलर। या रफूगर यानी रफू करने वाले। रंगरेज यानी कि कपड़ा रंगने वाले। या तेली तंबोली, तेल का काम करने वाले, तंबोली पान का काम करने वाले। क्या उन सब के पास यहाँ सीखने जाएगा। कहने का अर्थ ये है उनका कि जिस व्यक्ति को जो काम आता हो तो उनका बचपन का ही, वो तो उनका ख़ानदानी पेशा होता है, वो वहीं से सीखता है। तो जो मैंने नान बनाने की कला सीखी, क्या मैं अलग अलग काम धंधा करने वाले, कोई नगीना काम करने वाला है, कोई आने का काम करने वाला है, कोई मीनाकारी का काम करने का वाला है, कोई रफ़ू का काम करने वाला है, या फिर कोई कपड़े रंगने का काम करता है, कोई तेल निकालने का काम करता है, कोई पान बनाने का काम करता है। क्या इनके पास सीखने जाएंगे। कहने का अर्थ उनका यही था। क्या फरमा दिया साहब, फरमा दिया कि आपने ये ऐसी बात कैसे कह दी साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा, ये तो हमारा ख़ानदानी पेशा है। क्योंकि अर्थात मेरे बाप दादा यही काम करते आए थे और यही काम मैं कर रहा हूँ। हाँ, इल्म की बात पूछी तो यह कुछ भी सीखा। अगर इल्म की बात यानी शिक्षा की बात आप पूछे तो मैंने कहाँ से सीखा है। अपने वालिद उस्ताद से ही, अपने वालिद यानी पिता, उस्ताद अर्थात गुरु से ही सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से न निकलें कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, कि मतलब इसका ये है कि हम घर से निकलेंगे तो कोई भी काम धंधा, कोई भी पेशा अख्तियार नहीं करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। कि जो मेरे बाप दादा का काम धंधा था वही मैंने सीख लिया। और जब मेरे वालिद अर्थात मेरे पिता मरहूम यानी उनकी जब डेथ हो गई या उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हीं के ठिकाने पर मैं यहाँ आकर बैठ गया। आपके वालिद यानी पिता। तो मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर किसी भट्टी में गुम हो गई। भट्टी जहाँ पर वो नान बनाने का काम कर रहे थे। तो लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाकर क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। इन्होंने कहा कि मेरा आँखों के सामने मेरे पिता का चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे,
मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। अब वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि आपके ने जैसे मुझे बताया तो मेरे पिता का चेहरा मेरे सामने दिखाई दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे वालिद यानी हमारे पिता साहब जो है बहुत ही मशहूर थे, जिनका नाम था बरकत शाही नान वाले गढ़िया वाले के नाम से वो मशहूर थे। और उससे पहले उनके वालिद यानी मेरे पिता के पिता यानी मेरे जो दादा थे, जिनका नाम था मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो तो फिर लेखिका कहती है कि मैं उनसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें इन दोनों में से किसी की नसीहत यानी सीख तुम्हें याद है? नसीहत काहे की? मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ। फिर लेखिका की बात का जवाब देते हुए मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि नसीहत अर्थात शिक्षा किस बात की? जब हम काम करते हैं तो काम करने से ही काम आता है, किसी की शिक्षा देने से नहीं। बजा फरमाया है, बजा यानी कि आपने ठीक कहा है, पर यह तो बताइए कि जब हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। फिर कहते हैं कि जब मैंने फिर इशारा किया भट्टी की तरफ कि देखो ये तो मैं भट्टी की तरफ इशारा करके कहा कि ये काम आपने कहाँ से सीखा? तो उन्होंने कहा नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कश खींची यानी कि बीड़ी की 2-3-4 उन्होंने खींची कश उनकी। फिर गला साफ़ किया और बड़े मसीह अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए देते हैं। आप जानो, अब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कहो अलीफ़, बच्चा कहता है अलीफ़, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। तो तब नसरुद्दीन बीड़ी की 2-3 कश खींचने के बाद खड़काता, अपना गला साफ़ करता है और बड़े अंदाज से बोलता है, अब आपको कुछ कहलवाना ही है तो कहना, यानी कि आप कुछ पूछना चाहते तो मैं बताता हूँ कि जब बच्चा उस्ताद अर्थात गुरु के पास पढ़ने जाता है तो जो उस्ताद यानी जो गुरु कहता है वही बच्चा बोलता है कह अलीफ़। तो जैसे ही गुरु अलीफ़ बोलता है तो उसके पीछे पीछे बच्चा भी अलीफ़ बोलता है। कह बे, जब गुरु बोलता है कह बे तो बच्चा भी बोलता है, और फिर कहता है कह जीम तो बच्चा भी जीम कहता है। कहने का अर्थ ये है कि जब कोई बात गुरु सिखाना चाहता, अध्यापक बच्चों को सिखाता है तो ठीक वैसे ही बच्चा उसके पीछे पीछे वो बात रिपीट करते हैं। जैसे अब ये आपको होगा कि अलीफ़ बे जीम क्या है, कि जैसे उर्दू भाषा में ये उनके वर्ण हैं। जैसे हिंदी में हमारे अ से य तक स्वर हैं और क से ह तक स्वर हैं, और ठीक और इंग्लिश में A to Z जो वहाँ के अल्फ़ाबेट है, ठीक वैसे ही अलीफ़ बे जीम इत्यादि जो हैं ये उर्दू भाषा के स्वर हम कह सकते हैं। और इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ से पधरता है कि जब बच्चा गलत बोलता है तो उस्ताद यानी गुरु बच्चे के सिर पर थप्पड़ मारता है, जो से फिर शागिर्द यानी सीखने वाला शिष्य, हिंदी में हम शिष्य बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, और उर्दू में उसे शागिर्द बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते हुए मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब सुबह नयाना हुआ पर क्यों? फिर उसके बाद मेरी बातों को ना सुनते हुए उन्होंने वहाँ से गुजरने वाले एक व्यक्ति को आवाज़ दी और कहा, कहो भाई मीर साहब सुबह नयाना हुआ पर क्यों? इसमें इतना ही। शेष पाठ का भाग हम वीडियो नंबर 2 में करेंगे, पाठ का शेष भाग, और इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनना।